नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी कि 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। वेबसाइट पर 763 पेजों की लिस्ट अपलोड की गई है और एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, दूसरे में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। चुनावी बॉन्ड का डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले भी दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड के आंकड़े अब वेबसाइट पर चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिए हैं और जिसको लेकर आज सुनवाई भी होगी। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं और चुनावी बॉन्ड के आंकड़े वेबसाइट पर डाले गए हैं। 2019 से लेकर 2024 तक के सारे जो बॉन्ड किसने खरीदे हैं और किस पार्टी को ये चंदा दिया गया है, सारी जानकारी वेबसाइट पर चुनाव आयोग ने जो एसबीआई से प्राप्त हुए थे उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं और आज इसको लेकर सुनवाई भी होनी है। लेकिन एक तरफ इस डेटा का अपलोड होना, दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो चुकी है, तमाम बयानबाजी भी की जा रही है और चुनावी बॉन्ड को लेकर जिस हिसाब से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और एसबीआई को तमाम निर्देश दिए गए थे और आज 15 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होगी और 15 मार्च से पहले यानी कि कल 14 मार्च को ही चुनाव आयोग ने वो सारा डाटा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उसमें जानकारी सारी दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये चुनावी बॉन्ड को लेकर जिस हिसाब से सियासत तेज थी, कल इसको अपलोड कर दिया गया है, चुनाव आयोग ने अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि किसने कितना किस पार्टी को ये डोनेशन किया है? पंकज, बिल्कुल, बेशक देखिए, लगातार अलग अलग पार्टियों के अलग अलग डोनेशन जो है वो निकल कर आ रहे हैं बॉन्ड के थ्रू। जो अलग अलग पार्टियों को अलग अलग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज है उन्होंने और इंडिविजुअल ने जो डोनेट किया उसके बारे में पूरी जानकारी निकल कर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई ऐसी कंपनीज है जिन्होंने लाखों करोड़ों में पार्टियों को फंड दिए हैं, डोनेशन दिया है और उनका मंशा क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके अलावा भारतीय कांग्रेस और तीसरा तृणमूल कांग्रेस है। ये टीएमसी, 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा मिला है। बिल्कुल पंकज, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया। क्या जो ये लिस्ट जारी की गई है उसमें स्पेसिफिक ये दिख पा रहा है कि किस कंपनी ने, किस ग्रुप ने किस पार्टी को कितना चंदा कब कब और कैसे कैसे दिया है? पंकज जी बिल्कुल, बेशक इस पर अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट में डाला है उस पर साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि किस तरह से तमाम जो कंपनियां हैं उस पर नजर आएगा आपको कि किस तरह से किस किस पार्टी को कितना डोनेट किया है और उस कंपनी ने क्यों डोनेट किया उसकी जानकारी अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया लगातार वो तमाम लोग ट्वीट करते नजर आ रहे हैं और जानकारी देते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है और अपनी पार्टी को, जो भी जाने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये डोनेशन किया गया। और अगर देखें सबसे ज्यादा किसी कंपनी ने जो अगर बॉन्ड बनाया है तो वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस नाम की कंपनी है, उसने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है।
तो ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार अलग अलग कंपनीज इस तरह के डोनेशन या इंडिविजुअल ने अपने जो चैनल पार्टीज है उनको इस तरह के डोनेशन देते नजर आए हैं। बिल्कुल पंकज, लेकिन अगर लगातार सोशल मीडिया की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो कंपनियों ने सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी को चंदा दिया है उन पर कई मामले भी दर्ज हैं, जिसको लेकर ये तमाम बयानबाजी भी की जा रही है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होने वाली है, क्या लगता है कि आगे का क्या कुछ हो सकता है इस पर पंकज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस तरह की सुनवाई लगातार हो रही है, लेकिन जो आज महत्वपूर्ण सुनवाई ये होनी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में आदेश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप किसी भी हाल में 12 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल जो बॉन्ड की डिटेल्स है वो सौंप दे, इसमें कोई आनाकानी ना करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सख्त निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया कि आप बिना रोक टोक, बिना बहाने के आप 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपने वेबसाइट में ये बॉन्ड को अपलोड कर दें या ये पब्लिक डोमेन में डाल दें। तो अब कहीं ना कहीं कल इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमने जो आदेश आपने दिया है उस आदेश को पूरा कर लिया। अब आज सुनवाई है, आज क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, विपक्ष लगातार इस चुनावी बॉन्ड को लेकर हमलावर है सत्ता पक्ष पर, लेकिन यहाँ पर यह भी पूछना जरूरी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि का, किसी भी नेता का कोई बयान आया है, किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी है, अगर ऐसी जानकारी मिल पा रही हो पंकज? देखिए, अभी तक किसी ने इस तरह की खबर की मतलब मीडिया से बात नहीं की अब तक, लेकिन हाँ तमाम लोगों ने स्वागत किया है। अगर बॉन्ड में सब कुछ है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या किन किन लोगों को कितना बड़ा डोनेशन मिला है, क्योंकि कई चीजें सोशल मीडिया में भी आ रही हैं, स्पष्ट हो रही है, लेकिन तमाम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है, किसको कितना फायदा मिला है। लेकिन अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कुछ खास इस मुद्दे को लेकर कहा नहीं है। बिल्कुल पंकज, लेकिन ये कब तक साफ हो पाएगा कि जिन पार्टियों ने बॉन्ड को लेकर या यूं कहें कि चंदा दिया है, पार्टीज को चंदा दिया है, कई कंपनीज ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ मामले भी चल रहे हैं और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनको पार्टी का संरक्षण, उनको सत्ता का संरक्षण भी मिला है। ये कब तक क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ रहा है, किसने किसको? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया गया है। आज केरल और कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन 400 के तहत पीएम 15 से 19 मार्च का अभियान करेंगे और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 5 राज्यों में जनसभा और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण को लेकर लगातार उनके तरफ से तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। आज केरल और कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। चुनाव से पहले ये काफी दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे। मिशन 400 के तहत पीएम 15 से 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे इन 5 राज्यों में। दक्षिण भारत पर बीजेपी ने इस बार ज्यादा फोकस किया है और यही वजह है कि 5 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 दिन में करेंगे। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन भी करेंगे सीएम और गोलधर स्मारक का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो आपको बता दें कि भोपाल में पत्रिका क्षितिज का विमोचन सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और इसके साथ ही राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम रखा गया है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। गोलधर स्मारक का शुभारंभ भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। इसको लेकर उन तमाम उपभोक्ताओं को आज जागरूक किया जाएगा और भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन भी डॉक्टर
सीएम मोहन यादव करेंगे और गोलधर स्मारक का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और इसके साथ ही गोलधर स्मारक का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और विश्व स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को लेकर तमाम उन उपभोक्ताओं को आज जागरूक किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकार को लेकर आज इस कार्यक्रम के थ्रू तमाम उन उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। और इसके साथ ही गोलधर स्मारक का भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। साथ ही भोपाल की पत्रिका क्षितिज का विमोचन भी किया जाएगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस क्षितिज पत्रिका का विमोचन करेंगे। साथ ही विश्व उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है और भोपाल की पत्रिका क्षितिज का विमोचन भी डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की आज बैठक होगी। नागपुर में आरएसएस की अहम बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। दरअसल 3 दिन तक चलने वाली संगठन की ये बैठक आज नागपुर में की जाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आरएसएस की ये बैठक की जाएगी, 3 दिन तक चलने वाली बैठक लोकसभा चुनाव से पहले कितनी खास और अहम होने वाली है? मुरारी जी बिल्कुल सही कहना है। ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि लगभग 6 साल के बाद आरएसएस की ये बैठक होने जा रही है और इसमें लगभग 1200 से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व मंडल के टीम है वो इसमें हिस्सा लेगी और उसके अलावा जेपी नड्डा सहित जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक जो है एक अहम बैठक है। इस बैठक के जरिए जो बीजेपी का कह सकते हैं एक तरह से वो 400 का आंकड़ा पार की जो चीजें हैं उसे लेकर के इस मीटिंग, इस बैठक में उस पर काफी फोकस, काफी जोर डाला जा सकता है और यही वजह है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के कोने कोने से आरएसएस के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो जो है इस बैठक में शामिल होंगे। 15 से 17 तक चलने वाले इस बैठक में क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ कहा जाता है, यह इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन ये 3 दिवसीय जो बैठक है इसमें क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर ये 3 दिन तक बैठक की जा रही है? वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में जिन पर चर्चा होगी? मुरारी देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये माना जा रहा है कि जिन जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उन्हें लेकर के कोई नाराजगी अगर है तो उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। अगर दूसरे पहलू की बात करें तो जिन इलाकों में मतदाताओं की मत फीसदी कम रही है या जिन इलाकों में भाजपा नहीं जीत पाई है, ऐसे इलाकों में किस तरीके की पकड़ बनाई जाए, किस तरीके की रणनीति वहां तैयार की जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा होगी। और जिस तरीके से इसमें जेपी नड्डा सहित और जिम्मेदार लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारी होगी वो जो है कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, कहा जाता है कि आरएसएस की हर साल बैठक होती है लेकिन ये लगभग 6 साल बाद ये बैठक हो रही है जो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आगामी चुनाव है। चुनाव से पहले तमाम मुद्दे ज्वलनशील बने हुए हैं, चाहे फिर वो सीएए की बात कर ली जाए। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ वो तमाम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, चाहे फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड की हो या सीएए, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर इसमें चर्चा हो सकती है? क्या कोई ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मुरारी?
जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से सीएए को लेकर के है या बैलेट पेपर की बातें आ रही है या विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, इन तमाम पहलुओं को समझते हुए ये बैठक बुलाई गई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से बताया गया है कि 1200 से ज्यादा जो प्रतिनिधि मंडल हैं हर राज्य के, जिले के, तालुका के, उन्हें बुलाया गया है। तो इसमें कयास लगाया जा रहा है कि सीएए को लेकर के या बैलेट पेपर को लेकर के, उन तमाम चीजों को लेकर के जो है संगठन एक चर्चा करेगा, एक दिशा में काम करने के लिए और इन सारी चीजों से निपटने के लिए एक भूमिका तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल मुरारी, ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में पंच परिवर्तन को लेकर भी चर्चा होगी। मुरारी, देखिए, ये तो इंतजार करना होगा कि जब ये बैठक आज से शुरू होती है तो पहली बैठक में क्या कुछ क्लियर होगा, क्योंकि ये 3 दिन का बैठक है। तो सीधी सी बात है, कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर संगठन काम करेगा, बात करेगा, चर्चा करेगा। और ऐसे में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या जिम्मेदारी जो है कि संगठन की तरफ से पदाधिकारियों को दिया जाता है और क्या कुछ भूमिका बनती है, यह इंतजार करना होगा। लेकिन कयास इतना जरूर है कि चाहे वो सीएए हो, चाहे बैलेट पेपर हो, या फिर कह सकते हैं लोकसभा का चुनाव हो, इससे 400 के पार कैसे ले जाएं, किस तरीके की रणनीति बनाए, इन्हीं पहलुओं को लेकर के ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुई वोटिंग, 5वीं बार सत्ता में लौट सकते हैं पुतिन। 94,000 केंद्रों पर 3 दिन चलेगा मतदान, 5वीं बार सत्ता में लौट सकते हैं पुतिन। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 5वीं बार सत्ता में पुतिन के लौटने का अंदाजा लगाया जा रहा है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन अब ये उम्मीदें लगाई जा रही कि एक बार फिर से पुतिन 5वीं बार सत्ता में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। 94,000 केंद्रों पर 3 दिन मतदान चलेगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 5वीं बार भी सत्ता में वापस लौट सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रूस में राष्ट्रपति के लिए जो मतदान है वो वोटिंग शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। दरअसल 94,000 केंद्रों पर ये मतदान लगभग 3 दिन तक चलेगा और इस 3 दिन के बाद फिर देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता में अब की बार किसकी वापसी होती, क्या एक बार फिर से पुतिन सत्ता में वापसी कर पाएंगे, 5वीं बार वो सत्ता पर काबिज हो पाएंगे या कोई और बाजी मार लेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान शुरू हो गया है और 5वीं बार सत्ता में पुतिन के लौटने की आशंका जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 5वीं बार सत्ता में पुतिन वापसी कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 24 सीटों पर कई टिकट काट सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति जारी करेगी तीसरी लिस्ट। 17 या 18 मार्च को यह तीसरी सूची जारी की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 24 यूपी में 24 सीटों पर जो सांसद हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, उनके टिकट कट सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी से 24 सीटों पर कई टिकट बीजेपी काट सकती है, यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। 17 और 18 मार्च को तीसरी सूची जारी की जाएगी, जिसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है, आशंका लगाई जा रही है कि जो 24 सीटें हैं उसमें कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं और बीजेपी तीसरी सूची 17 या 18 मार्च को जारी कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूपी के लोकसभा चुनाव से बता रहे हैं। 24 सीटों पर कई टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ये तीसरी सूची जारी करेगी। 17 या 18 मार्च को ये सूची जारी हो सकती है, जिसमें 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें से मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है।
17 और 18 मार्च को ये सूची जारी की जाएगी। फिर देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी इन 24 सीटों पर मौजूदा सांसदों पर विश्वास बना पाती है या फिर नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि जो 24 सीटें हैं उसमें से कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 24 सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं उनमें से कई मौजूदा सांसदों की टिकट कट सकती है। 17 और 18 मार्च को बीजेपी अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। तो 24 सीटों पर किसके किसके टिकट कटेंगे ये तीसरी सूची आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही वो ये कि यूपी में बड़ा खेला भी हो सकता है। 24 जो सीटें हैं उनमें से कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमरेंद्र जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें से बीजेपी मौजूदा सांसदों के कई सांसदों के टिकट काट सकती है। क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है अमरेंद्र? आर्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अमरेंद्र बोलिए। आर्या, देखिए, पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं जैसे कि रीता बहुगुणा जोशी जी, वरुण गांधी जी, उनकी माता मेनका गांधी जी, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य, कानपुर से सत्यदेव पचौरी और बरेली से संतोष गंगवार। इनको लेकर सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि उम्र के कारण या अन्य कारणों से इनमें से कुछ नेताओं को या इनमें से कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जो है वो किनारे कर सकती है, इनका टिकट काट सकती है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, हाथरस में, बरेली में, बरेली के पड़ोस में पीलीभीत में, उसके बाद में पूर्वांचल के सुल्तानपुर में, अयोध्या के पड़ोस में गोंडा में और उधर बदायूं में, रायबरेली में, कौशाम्बी जो कि केशव प्रसाद मौर्य का जनपद है वहाँ, प्रयागराज में, गोंडा के बगल कैसरगंज में, औद्योगिक नगरी कानपुर में, गाजीपुर सदर में, मछली शहर में जो कि जौनपुर के बगल में है, इसके अलावा मैनपुरी में और देवरिया तथा फूलपुर सीट जो इलाहाबाद के बगल में है, यहाँ पर नए प्रत्याशी भी तय कर सकती है। ऐसी जानकारी सूत्रों के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन अगर पहली सूची की बात की जाए तो उसमें 4 चेहरे ऐसे थे जिनको दरकिनार किया गया, लेकिन ये तीसरी सूची आने वाली है। इसमें क्या लगता है कि कई नंबर गेम बढ़ सकता है, कई लोगों के नाम बढ़ सकते हैं या फिर उन चेहरों को दरकिनार किया जाएगा जिनको लेकर विवाद पिछले कई सालों से चला आ रहा है? अमरेंद्र, देखिए, कारण कुछ भी हो, लेकिन पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, उसमें केवल 4 सीटों पर बदलाव किया गया और वो बदलाव विशेष कारणों से किया गया था। 4 सीटें ऐसी थी जिनमें या तो भाजपा हारी थी या फिर वहां पर कैंडिडेट उनका जो था वो पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो उचित नहीं लगा उनको, इसलिए बदला गया। लेकिन दूसरी सूची में एक बड़े बदलाव की संभावना आ रही है। ऐसी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के निकटवर्ती सूत्रों द्वारा दी जा रही है कि दूसरी सूची में भाजपा बड़े बिल्कुल अमरेंद्र, देखने वाली बात यह होगी कि तीसरी लिस्ट में कौन कौन होगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और ईडी की टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी के बाद ईडी की टीम गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति को अपने साथ ले गई है। तो ईडी का लगातार एक्शन जारी है और गायत्री प्रजापति के बेटे को अपने साथ ले गई है। लगातार ये ईडी का शिकंजा गायत्री प्रजापति और उनके परिवार पर बना हुआ है और एक बार फिर से गायत्री प्रजापति के यहाँ पर छापेमारी की गई और उनके बेटे अनुराग प्रजापति को ईडी अपने साथ ले गई। कुछ नहीं बताया,
अंदर क्या क्या हुआ, अंदर क्या क्या हुआ है? हम सर्च कर रहे थे और क्या करेंगे, बिना बात के हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे, किस प्रकार का प्रताड़ित किया जा रहा था? क्या अंदर मारपीट भी हुई है? कोई मारपीट नहीं, बस जाते प्रशासन से बात जबरदस्ती मतलब पूछ रहे थे मेरे भाई से, मेरी माता की तबीयत खराब हो गई मेरे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, एक बार फिर से गायत्री प्रजापति पर ईडी की छापेमारी हुई है और उनके बेटे को ले गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है अमरेंद्र? देखिए, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी विधायक हैं जी अमेठी से, और ये जो इन्फोर्समेंट मतलब जो ईडी है, ये विभिन्न ठिकानों पर उनके छापेमारी कर रही है। जहां अमेठी में उनका घर है वहां छापेमारी चल ही रही है, उसके अलावा दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है, लखनऊ में भी छापेमारी हो रही है। और इसी छापेमारी की कड़ी में पूछताछ के लिए गायत्री प्रजापति जो कि जेल में है, उनकी पत्नी महाराजी देवी विधायक हैं, उनके बेटे अनुराग प्रजापति को ईडी ने डिटेन किया है। डिटेन करने का मतलब है पूछताछ के लिए ईडी उनके बेटे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। हालांकि महाराजी देवी कल शाम से कुछ उनकी तबीयत खराब है, ऐसा उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।